एमपी बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 12वीं का देखिए आप सभी को पता है कि 19 सितंबर को हमारा भाई हिंदी विषय का पेपर है। तो आपकी विशेष तैयारी के लिए मैं ये वन शॉट वीडियो लेकर के आ चुका हूँ, जिसमें हम क्या बताने वाले हैं आपको। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसमें हम सभी एक एक नंबर के प्रश्न जो कि आपके सही विकल्प हो गए, रिक्त स्थान हो गए, है ना, जिस तरीके से आते हैं ना, तो बिल्कुल मैं कहूँ कि 1 से लेकर के 23 तक के सभी प्रश्नों का पूरा पेपर बताने वाला हूँ। यानी कि एक पेपर के टाइप पे यहाँ पे क्वेश्चन सारे के सारे कवर करवा दूंगा। इसी में से आपके पूछे जाएंगे जो क्वेश्चन आपके आने हैं, जो आपका सिलेबस है। आरोह के होंगे क्वेश्चन, बितान के होंगे, आरोह के गद्य खंड से होंगे, काव्य खंड से होंगे, है ना। तो बिल्कुल आपको ये नहीं सोचना है कि इससे क्वेश्चन आएंगे कि नहीं, ये क्वेश्चन जरूर आएंगे और पूरा बिल्कुल वीडियो रहेगा। इसमें हम सही विकल्प तो करेंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव तो पूरे करेंगे ही, मतलब ओटी करेंगे। और जो थ्योरिकल क्वेश्चन आपके हैं ना, 1 नंबर के क्वेश्चन करेंगे, 2 नंबर के करेंगे, 3 नंबर के क्वेश्चन और 4 नंबर के, है ना। तो ये सारा कुछ इस वीडियो में कवर हो जाएगा आपके निबंध तक। और आपका एप्लीकेशन हो गई, आपके जो कवि परिचय, लेखक परिचय हैं, व्याख्याएं हो गई, सारा कुछ इसमें बता दूंगा कि ये कर लेना, वही आपको कर लेना है ना। और ऑब्जेक्टिव तो करवा ही रहा हूँ। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, कवि इसका भार लिए फिरता है तो किसका? जगजीवन का, सांसों का, सपनों का, अवसाद का। भाई जगजीवन का भार लिए फिरता है, आपने कविता पढ़ी है, जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ। आंसर आपका रहेगा जगजीवन का। चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। कवि बच्चन किसका पान किया करते हैं ना? मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। जिसने भी कविता पढ़ी है वो आसानी से बता देगा स्नेह सुरा, यहाँ पे आंसर आपका रहेगा। इसके बाद आपका आंसर है, अगला क्वेश्चन है, दिन कैसे ढलता है? तो दिन धीरे, बहुत धीरे ढलता है, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी। तो जल्दी जल्दी, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, आपने कविता पढ़ी होगी, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जल्दी जल्दी करते जाएंगे क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं है। कविता इसके बहाने एक उड़ान है, तो कविता चिड़िया के बहाने एक उड़ान है ना। इसके बाद है, कविता फूलों के बहाने खालिस्तान है, मुरझाना है, खिलना है, बिखरना है, सुगंध बिखेरना। तो फूलों के बहाने क्या है? खिलना है। और उड़ान किसके बहाने है? तो चिड़िया के, याद रखिएगा। इसके बाद किसकी चूड़ी मर गई? तो बात की चूड़ी मर गई, याद रखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका दिया गया, भक्तिन सेवक धर्म में किससे स्पर्धा करने वाली है? तो हनुमान से, सबरी से, सुग्रीव, लक्ष्मण। हनुमान जी से, है ना। ये आपका आंसर रहेगा हनुमान से, ये आंसर लगा लेंगे। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन दिया गया, भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी? तो भक्तिन जो है झूसी की रहने वाली थी, झांसी की नहीं, झूसी, याद रखेंगे। 1 नंबर का ऑप्शन आपका आंसर है। इसके बाद है, भक्तिन के पति का देहांत किस आयु में हुआ था? तो 36 वर्ष की आयु में हुआ था, यहाँ पे आंसर आपका 36 वर्ष रहेगा। देखिए आप हमसे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पर आप हमें फॉलो कीजिए, वहाँ पे हमसे जुड़ जाइए। वहाँ पे आपको पीडीएफ्स वगैरह बोर्ड परीक्षा तक के लिए मिलते रहेंगे, है ना। भक्तिन की बेटियाँ किसकी घुघरी चबाती थीं? तो भाई गेहूँ चने की, मक्का बाजरे की, गेहूँ तो चने बाजरे की, है ना। ये पाठ में कहा गया है जो है चने बाजरे की घुघरी चबाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है घुघरी चबाना चने बाजरे की। इसके बाद है, फिजूल सामान को फिजूल समझने वाले व्यक्ति को क्या कहा गया? तो संयमी कहा गया है, यहाँ पे संयमी आपका आंसर रहेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ऊंचे बाजार का निमंत्रण कैसा होता है? ऊंचे बाजार का निमंत्रण जो है मूक होता है भाई। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका दिया गया, किसकी गर्मी बाजार से अधिक सामान खरीदने पर विवश करती है? तो पैसे की गर्मी जो है बाजार से अधिक सामान खरीदने पर विवश करती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, चूरन बेचने वाले भगत जी का पर किसका जादू नहीं चल पाता है? तो बाजार का जादू उन पर नहीं चल पाता है। इसके बाद है, सिल्वर वेडिंग कहानी के नायक का नाम क्या है? तो यशोधर बाबू, आप सभी को पता होगा, है ना। और जब यशोधर बाबू ऑफिस से आते थे वो कौन से मंदिर में जाते थे? उसका वो मंदिर कौन सा था, उसका नाम क्या है, वो कमेंट में बताइए जल्दी से, है ना। इसके बाद है, यशोधर बाबू के आदर्श कौन थे? तो किसंदा, किसंदा उनके आदर्श थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, यशोधर बाबू के विवाह की वर्षगांठ थी? तो 25वीं वर्षगांठ थी, जिसे जिसे यहाँ पे सिल्वर वेडिंग कहा गया है ना, इसी तरीके से। इसके बाद है आपका, यशोधर बाबू मूलतः रहने वाले थे? तो दिल्ली के, आगरा के, कुमाऊं के, मेरठ के। इसका आंसर रहेगा कुमाऊं के, है ना। ये आपका आंसर दिया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है, सिल्वर वेडिंग पर भूषण ने अपने पिता को दिया था? तो पैंट और कमीज, गर्म दुशाला, ड्रेसिंग गाउन, ड्रेसिंग गाउन उन्होंने दिया था, है ना। ये आपका आंसर रहेगा। इसके बाद है, जूझ कहानी के लेखक आनंद यादव के घर कोल्हू आरंभ होता था? तो दिवाली के बीत जाने पर, यानी कि दिवाली के बाद, है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मराठी भाषा में लिखी जूझ कहानी का हिंदी अनुवाद किया है? तो केशव प्रथमवीर ने भाई, केशव प्रथमवीर ने। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, लेखक आनंद यादव अपनी माँ को ले आया दत्ताजी राव के यहाँ, रणनबरी मास्टर के यहाँ? तो दत्ताजी राव के यहाँ, ये आंसर दिया गया है भाई। इसके बाद है, रणनबरी मास्टर को लेखक ने अपना नाम बताया? तो जकाते, जकाते यहाँ पे आंसर लिखेंगे। इसके बाद है आपका, आनंद के मराठी अध्यापक का नाम क्या था? तो ना वह सौंदलगेकर, ये आपका आंसर रहेगा। इसके बाद हमारे रिक्त स्थान भाई कंप्लीट, रिक्त स्थान स्टार्ट होते हैं। पहला क्वेश्चन है, कवि बच्चन खालिस्तान का ध्यान नहीं करते? तो जग का ध्यान नहीं करते हैं। कवि हरिवंश राय बच्चन का खालिस्तान का उन्माद लिए फिरते हैं? तो यौवन का उन्माद लिए फिरते हैं।
अगला है संसार कवि के खालिस्तान को गाना कहता है, तो संसार कवि के रोने को या रोदन को गाना कहता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका, कविता के पंख लगा उड़ने के माने खालिस्तान क्या जाने, तो चिड़िया क्या जाने। बिना मुरझाए महकने के माने खालिस्तान क्या जाने, तो फूल क्या जाने, है ना। इसी तरीके से सब कुछ कंप्लीट करने वाले हैं, पूरा वीडियो देखिएगा, आपको बहुत कुछ मिलेगा, बिल्कुल सब व्याकरण वगैरह हर एक क्वेश्चन। भाई तुमने खालिस्तान को सहूलियत से बरतना नहीं सीखा, तो भाषा, है ना। इसके बाद है आपका, भक्तिन का दुर्भाग्य भी उससे कम ना था, तो भक्तिन का दुर्भाग्य भी उससे कम हटी ना था, भक्तिन हटी थी, है ना। तीतरबाज युवक कहता था वह खालिस्तान पाकर भीतर गया, तो वह निमंत्रण पाकर भीतर गया। निमंत्रण आपको आंसर में लिखना है, इसका आंसर क्या है, निमंत्रण। इसके बाद है, मेरे इधर उधर पड़े पैसे रुपए भंडार घर की किसी मटकी में अंतरहित हो जाते हैं। भक्तिन का वाक्य है, भंडार पैसों को देखने के लिए खालिस्तान देखिए, तो बैंक हिसाब देखिए। इसके बाद बाजार खालिस्तान करता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो, बाजार आमंत्रित करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद किसनदा का वास्तविक नाम, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृष्णानंद पांडे, है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन भाई आपके सामने है, आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी खालिस्तान हो गई, तो सुस्त हो गई, याद रखेंगे। इसके बाद है आपका, किसनदा ने यशोधर बाबू को खालिस्तान रुपये उधार दिए, तो 50 रुपये उधार दिए थे। इसके बाद है, यशोधर बाबू का तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर के कहाँ, अमेरिका चला गया था, आंसर याद रखेंगे, अमेरिका। इसके बाद है, चंद्रदत्त तिवारी दूर के रिश्ते में यशोधर बाबू के क्या लगते थे, तो भांजे लगते थे, है ना, भांजे। इस तरीके से भांजा लग देंगे। इसके बाद है आपका, लेखक आनंद यादव की माँ धूप में क्या थाप रही थी, तो कंडे लग देंगे या उपले, है ना, उपले जो कि गोबर के बनाए जाते हैं, तो कंडे लिखेंगे, सही रहेगा। इसके बाद है, जूझ कहानी लड़ते जूझते किसान मजदूरों के खालिस्तान की झांकी है, तो संघर्ष की झांकी है ना। इसके बाद आते हैं भाई सत्य असत्य, तो इसमें पहला है, मंजिल अभी बहुत दूर है, तो यह सत्य रहेगा। इसके बाद है आपका, बच्चे प्रत्याशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे, बिल्कुल सत्य है आपका, यह सत्य है ना। इसके बाद है, कवि बच्चन मंत्री का वेश लिए फिरते हैं, तो ये भी आपका जो है असत्य रहेगा, है ना। चलिए देख लेते हैं। इसके बाद है, कविता एक खिलना है बच्चों के बहाने, तो यह सत्य रहेगा, क्योंकि कविता खिलना बच्चों के बहाने नहीं, फूलों के बहाने है ना। इसके बाद है, सीधी बात भाषा के चक्कर में टेढ़ी फंस गई, ये सत्य है, कवि ने हार कर बात को कील की तरह ठोक दिया, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद है आपका, तब मैंने समझ लिया, देखिए सभी बिल्कुल देखते जाइए, तब मैंने समझ लिया कि इस लेखक का साथ टेढ़ी कीर है, मेरे भ्रमण की भी एकांत साधन भक्ति नहीं रही है, सत्य रहेगा। भक्तिन का अन्य व्यक्तियों के साथ अधिक बुद्धिहीन होना प्रमाणित हो जाता है, भगत जी का चूरन हाथों हाथ बिक जाता है, सत्य रहेगा। इसके बाद है, बाजार का जादू आंख की राह काम नहीं करता, ये आपका असत्य है। देखिए 1 शॉट वीडियो है, इसमें सभी क्वेश्चन पूरे कवर होने वाले। इसके बाद हमारी सही जोड़ियां दी गई हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे पहली है आनंद यादव, तो इसकी जोड़ी जूझ से मिल जाएगी। इसके बाद सेकंड है, बाजार जाओ, तो यहाँ पे खाली मन, जब खाली मन नहीं हो जब बाजार जाओ। भक्तिन का वास्तविक नाम क्या है, लक्ष्मण, यहाँ पे दिया गया है। आत्म परिचय हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है, कविता के बहाने कुंवर नारायण की रचना है। इस तरीके से आप इन्हें कंप्लीट कर लेंगे, ये आपकी होती हैं यहाँ पे 5 कंप्लीट, और सारी भी आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद है आपकी एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए, तो भाई पहला क्वेश्चन क्या है, बच्चे किसकी प्रत्याशा में होंगे, तो अपने माता पिता की प्रत्याशा में। सेकंड क्वेश्चन है आपका, कवि किसका गान करता है, तो अपने मन का गान करता है कवि, है ना, आत्म परिचय से क्वेश्चन है। इसके बाद है, एक गीत के रचनाकार कौन है, तो हरिवंश राय बच्चन, है ना, आत्म परिचय और एक गीत। इसके बाद है, बात सीधी थी पर के रचनाकार कौन है, तो कुंवर नारायण। भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी रूप में बन सकते हैं। कविता का खिलौना कौन नहीं जानता, तो कविता का खिलौना जो है फूल नहीं जानते। बात बाहर निकलने की वजह कैसी हो गई, तो अधिक पेचीदा हो गई, यही आंसर रहेगा। इसके बाद, भक्तन ने अपनी जेठानी के पुत्रों की तुलना किससे की है, तो काक भूसुंडी से की, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्तन लेखिका को भोजन किस बर्तन में देती थी, तो फूल की थाली में। भक्तन के ससुराल के गाँव का नाम क्या था, तो हंडिया, ये आंसर रहेगा। इसके बाद है, पति की मृत्यु के समय भक्तन की आयु क्या थी, तो 29 वर्ष, और भक्तन के पति की आयु क्या थी जब उसका देहांत हुआ, तो 35 वर्ष, है ना, 36 वर्ष, और यहाँ 36 ऊपर हमने पढ़ा है। देखते देखते ही भगत की कमाई कितनी हो जाती है, तो 6 आने हो जाती है। लेखक के पड़ोस में कौन महानुभाव रहते थे, भगत। इसके बाद, परचेजिंग पावर दिखाने वाले लोग क्या बढ़ाते हैं, तो बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं। परचेजिंग पावर का अर्थ क्या होता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा कहाँ से की थी, तो रेमजे स्कूल अल्मोड़ा से। रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधर पंत को किसने शरण दी, तो किसनदा ने, है ना। इसके बाद है, यशोधर बाबू अपने बटुए में हमेशा कितने रुपए रखते थे, 100 से 150 रुपये रखा करते थे। इसके बाद, हर रविवार को किसनदा यशोधर बाबू के घर कितने बजे आया करते थे, तो भाई ठीक 4 बजे।
यह आनंद यादव का मन किस बात के लिए तड़पता था? तो पाठशाला जाने के लिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रश्न है जो सुबह की तुलना किससे की गई? तो नीले शंख से की गई। सुबह की तुलना किससे? नीले शंख से की गई है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन सकता है ना। इसके बाद है सबसे तेज बौछारों का माह कौन सा है? तो भादों का महीना जो है सबसे तेज बौछारों का महीना है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा भी गया है ना, पिछले एग्जाम में पूछा गया है। तो आप इसे बिल्कुल से हाईलाइट कर लीजिएगा और बिल्कुल याद कर लीजिए अभी से। इसके बाद है कविता किसके बहाने एक उड़ान है? तो कविता चिड़िया के बहाने एक उड़ान है, चिड़िया है। ओके। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कविता फूलों के बहाने क्या है? तो कविता फूलों के बहाने खिलना है ना। उड़ान किसके बहाने है? कविता चिड़िया के बहाने है। और खिलना किसके बहाने है? मतलब फूलों के बहाने क्या है? कविता खिलना, है ना। मतलब खिलना किसके बहाने है? फूलों के बहाने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है किसकी चूड़ी मर गई? तो बात की चूड़ी मर गई। बात सीधी थी पर पेचीदा होती चली गई उस चैप्टर में, है ना। बात सीधी थी पर उसी से क्वेश्चन लिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसकी चूड़ी मर गई? बात की चूड़ी मर गई, उसमें कहा गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कैमरे में बंद अपाहिज किस संग्रह से उद्धृत है? देखिए ये क्वेश्चन है ना, जो इस टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल नया कंसेप्ट आया है और बन रहा है। ऐसा क्वेश्चन जरूर से ऐसा क्वेश्चन आएगा, पूछा जाएगा, बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पिछली बार ना ऐसा क्वेश्चन आया था और बिल्कुल नया टाइप का क्वेश्चन था, तो कई लोगों पर नहीं बना था, किसी पे भी मतलब बहुत कम जो है स्टूडेंट कर पाए थे। तो ऐसे मैंने हर एक चैप्टर का यहाँ पे लिख दिया है कि कौन से काव्य संग्रह से उद्धृत है। तो चलिए हम देखते चलते हैं कि करके सभी। लोग भूल गए, जो कैमरे में बंद अपाहिज चैप्टर है वो आपका लोग भूल गए काव्य संग्रह से लिया गया है। इसके बाद ऊषा का क्या अर्थ है? तो ऊषा का अर्थ जो है भोर है। तो बिल्कुल एक तरफ से पूरे क्वेश्चन सुनते चलिए, है ना। और ये पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में परचेस लिंक दी गई है, उस पर क्लिक करके आप पूरा पीडीएफ खरीद सकते हैं, ले सकते हैं, अपने मोबाइल में एक्सेस कर पाएंगे। इसके बाद है कैमरे के सामने किसको लाया जाता है? तो अपाहिज को लाया जाता है ना, अपाहिज को लाया जाता है। कैमरे में बंद अपाहिज आपने पाठ पढ़ा ही होगा। शंख का रंग कैसा होता है? तो शंख का रंग नीला होता है ना, पाठ के अकॉर्डिंग यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद है बिना मुरझाए महकने के माने कौन नहीं जानता? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फूल बिना मुरझाए महकने के माने जो है फूल नहीं जानता है। देखिए आपको अन्य के सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप सभी वीडियोस के देख सकते हैं और आप हमें कमेंट में भी बता सकते हैं कि किस सब्जेक्ट के क्वेश्चन चाहिए, है ना। दुनिया की सबसे हल्की या रंगीन चीज़ क्या है? तो पतंग, है ना। आप चैनल को विजिट करेंगे तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, तो आप जरूर से देखिएगा। दुनिया की सबसे हल्की व रंगीन चीज़ क्या है? 2 अंक के रूप में क्वेश्चन बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी सही है। इसके बाद है बच्चे किसकी प्रत्याशा में होंगे? इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर बार पूछा ही जाता है। बच्चे माता पिता की प्रत्याशा में होंगे, मतलब माता पिता के दाना लाने की प्रत्याशा में, याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कविता के बहाने किस काव्य संग्रह से उद्धृत? मैंने कहा था ना इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बिल्कुल मैंने सबके दिए हैं, सबके लिख दिए हैं ना। इन दिनों कविता के बहाने जो है इन दिनों काव्य संग्रह से लिया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है पतंग, है ना। पतंग जो कविता है आपकी, पतंग किस काव्य संग्रह से ली गई? तो दुनिया रोज बनती है काव्य संग्रह से उद्धृत किया गया है। बिल्कुल सभी के मैंने दे दी है, मैं कह रहा हूँ ना, बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिन जल्दी ढलता है किस काव्य संग्रह से लिया गया? तो निशा निमंत्रण से, है ना। आत्म परिचय हो गया, दिन जल्दी ढलता है, ये दोनों कहाँ से है? निशा निमंत्रण से। ओके। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सांसों के 2 तार में कौन सा अलंकार है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। सांसों के 2 तार में रूपक अलंकार है, याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका दिन का पंथी किसे माना गया है? तो दिन का पंथी सूरज को कहा गया है, सूर्य को, है ना, सन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका बात सीधी थी पर किस काव्य संग्रह से लिया गया है? कोई दूसरा नहीं काव्य संग्रह से इसे उद्धृत किया गया है। इसके बाद बच्चे प्रत्याशा में कहाँ से झांक रहे होंगे? नीड़ों से झांक रहे होंगे, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, बिल्कुल से इसे याद रखेंगे, है ना। और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं और इंस्टाग्राम पर हमसे जुड़ करके आप हमसे सीधे बात कर सकते हैं ना। आपको क्या परेशानी आ रही है आपकी बोर्ड परीक्षा में, आप इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट हमें मैसेज कर सकते हैं ना। सीधी बात किसके चक्कर में टेढ़ी फंस गई? तो भाषा के चक्कर में सीधी बात टेढ़ी फंस गई। इसके बाद है ऊषा कविता के रचयिता कौन है? तो शमशेर बहादुर सिंह जो है ऊषा के रचयिता है। इसके बाद है ऊषा का जादू कब टूटता है? तो सूर्योदय के समय ऊषा का जादू टूटता है। सूर्योदय, ऊषा का अर्थ क्या होता है? भोर, है ना। तो सूर्योदय के समय जो है भोर का जादू टूटता है। इसके बाद है कपास कौन लाता है? तो कपास जो है बच्चे लाते हैं, यहाँ पे आंसर आपका बच्चे रहेगा। इसके बाद है कवि ने नीले जल में झिलमिलाती देह की तुलना किससे की है? ये भी आपका 2 नंबर के रूप में क्वेश्चन बन सकता है।
है ना, याद रखिएगा। प्रातःकालीन सूर्य की किरणों से, है ना, कवि ने नीले जल में झलमलाती देह की तुलना प्रातःकालीन जो सूर्य की जो किरणें निकलती हैं उनसे की है। आंसर में लिख लेंगे इसे। इसके बाद पर्दे पर किसकी कीमत है, तो पर्दे पर वक्त या समय की कीमत है, वक्त ही लिखना है आपको, पर्दे पर वक्त की कीमत है, याद रखिएगा। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर जरूर हमसे जुड़िए आप। नीड़ का निर्माण फिर किसकी रचना है, तो हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है नीड़ का निर्माण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, सीढ़ियों पर धूप लोग भूल गए कि रचनाकार कौन है ना, सीढ़ियों पर लोग धूप भूल गए, है ना, ये रघुवीर सहाय जी की रचना है, याद रखिएगा। आपके में सभी दिए गए हैं, आप लोग देखिए, क्योंकि कोई भी रचना यहाँ पे पूछी जा सकती है आपके कवियों से रिलेटेड। इसके बाद है दोआब निबंध संग्रह किसकी रचना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस बार जरूर से याद रखेंगे। शमशेर बहादुर सिंह, है ना, ऊषा भी इनकी रचना है और दोआब निबंध जो है इनकी रचना है ना, ये संग्रह है एक पूरा। इसके बाद यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे जो गद्य खंड, अभी हमने ये सारे क्वेश्चन जो देखे वो काव्य खंड के थे, है ना, ये आप गद्य खंड के जो आपके यहाँ से पार्ट स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी, तो भक्तिन जो है झूसी की रहने वाली थी, याद रखिएगा, आप सभी को पता होगा। बाजार कब जाना चाहिए, तो जब मन खाली ना हो तो बाजार जाना चाहिए। इसके बाद है ऊंचे बाजार का निमंत्रण कैसा होता है, तो मूक होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तीनों हैं इंपॉर्टेंट, बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चूरन बेचने वाले का नाम क्या था, तो भगत जी, आंसर याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, खोटे सिक्कों की टकसाल किसे कहा गया, तो भक्तिन को, है ना, खोटे सिक्कों की टकसाल खालिस्तान को कहा गया, तो भक्तिन को कहा गया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, प्रेमचंद्र के उत्तराधिकारी लेखक कौन है, तो जैनेन्द्र कुमार है, जैनेन्द्र कुमार आंसर, याद रखिएगा, जैनेन्द्र कुमार, है ना, प्रेमचंद्र के उत्तराधिकारी लेखक। मन खाली होने का क्या अर्थ है, तो आवश्यकता का ज्ञान ना होना मन खाली होने का अर्थ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेवक धर्म में भक्तन किससे स्पर्धा करती है, तो हनुमान जी से स्पर्धा करती है, पाठ पढ़िएगा भक्तन का पूरा, आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद है किशोरों की टोली का क्या नाम था, तो इंद्रसेना या मेढक मंडली, है ना, ये दोनों यहाँ पे आंसर हो सकते हैं, दोनों को याद रखिएगा, है ना। किशोरों की टोली का नाम क्या था, इंद्रसेना या मेढक मंडली कह सकते हैं। भक्तन का वास्तविक नाम क्या था, लक्ष्मण या लक्ष्मी, है ना, याद रखिएगा, लक्ष्मण या लक्ष्मी। इसके बाद है परचेजिंग पावर का अर्थ क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, क्रय शक्ति परचेजिंग पावर का अर्थ होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋषि मुनियों से किसे सबसे ऊंचा, ऋषि मुनियों ने होना चाहिए यहाँ पर, है ना, ऋषि मुनियों ने किसे सबसे ऊंचा स्थान दिया, तो दान को सबसे ऊंचा स्थान ऋषि मुनियों ने दिया है। इसके बाद है शेर के बच्चे का असल नाम क्या था, तो चांद सिंह, याद रखिएगा। इसके बाद है चुंबक का जादू किस पर चलता है, तो भाई सबको पता है लोहे पर चलता है चुंबक का जादू। इसके बाद अतीत के चलचित्र किसकी रचना है, तो महादेवी वर्मा की रचना है ना। और छायावाद के कवियों के नाम याद रखिएगा, है ना, महादेवी ही वर्मा हो गई, निराला प्रसाद पंत, है ना, तो इनके नाम याद रखेंगे, छायावादी कवि हैं जो। गुनाहों का देवता अंधा युग नदी प्यासी थी किसकी रचना है, तो धर्मवीर भारती की, है ना, गुनाहों का देवता हो गया अंधा युग नदी प्यासी थी, ये धर्मवीर भारती की रचना है। इसके बाद लुट्टन के कितने पुत्र थे, तो लुट्टन के 2 पुत्र थे। उत्तेजना के मूल कारण को क्या कहते हैं, तो उत्तेजना के मूल कारण को विभाव कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार बना है। 10वां रस कौन सा है, वात्सल्य रस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद रस के कितने अंग हैं, भाई इतनी बार आया है ना ये क्वेश्चन, को लिखा नहीं, हर क्लास में आता है। 4 अंग होते हैं रस के, है ना, 4 अंग, है ना, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं ना, शब्द गुण और शब्द शक्ति दोनों ही 3 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा, शब्द शक्ति और शब्द गुण ये 3 प्रकार के होते हैं। बाजार दर्शन के लेखक कौन है, तो जैनेन्द्र कुमार हैं, आपके में बाजार दर्शन जो पाठ है उसके लेखक जैनेन्द्र कुमार हैं। चौपाई छंद में कितने चरण होते हैं, तो चौपाई छंद में 4 चरण होते हैं। और चौपाई छंद की मात्राओं की बात करें, यदि मात्राएं यदि पूछी जाएँ तो चौपाई छंद में जो है 16 मात्राएं होती हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ से देखिए, हिंदी बितान के जो गद्य खंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके रहेंगे, ना, हिंदी बितान से अब हम देख रहे हैं ना, अब हमने पूरी आरोह कंप्लीट कर ली है। यहाँ से पहला क्वेश्चन हमारा बितान का होता है स्टार्ट गद्य खंड का। यशोधर बाबू के आदर्श कौन थे, तो किसंदा, है ना, किसंदा जो है इनके आदर्श थे। किसंदा का पूरा नाम क्या था, तो कृष्णानंद पांडे, बहुत ही ज़्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद है सिल्वर बेडिंग कहानी का नायक कौन है, यशोधर बाबू, याद रखेंगे, यशोधर बाबू जो है सिल्वर बेडिंग के नायक हैं, है ना। भूषण ने अपने पिता को क्या दिया, तो ड्रेसिंग गाउन, है ना, ड्रेसिंग गाउन, इस तरीके से लिखेंगे ड्रेसिंग
ड्रेसिंग गाउन दिया ही गया है, थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक है इसमें। इसके बाद है आनंद यादव का पूरा नाम लिखिए, तो आनंद रतन यादव है ना, याद रखिएगा। इनके गुरुजी इनको क्या आनंदा कह के बुलाते थे, नाम वो भी याद रखेंगे। जूझ कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया, केशव प्रथम वीर ने। देखिए ये पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, आनंद यादव के घर कोल्हू कब आरंभ होता है, तो दीपावली के बाद। अतीत के दबे पाँव का क्या अर्थ है, तो प्राचीन काल के अवशेष। अतीत मतलब पुराना, पहले का, प्राचीन है ना, प्राचीन काल के अवशेष दबे पाँव यहाँ पे कह सकते हैं। इसके बाद है ऑफिस से लौटते समय यशोधर बाबू किस मंदिर जाते थे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। बिड़ला मंदिर जाया करते थे यशोधर बाबू ऑफिस से लौटते वक्त। इसके बाद है आनंद यादव की माँ धूप में क्या थाप रही थी, उपले या कंडे जिसे कहते हैं, है ना, गोबर के उपले बनाए जाते हैं ना, तो वही यहाँ पे बात की जा रही है। इसके बाद है सारा दिन दादा बाजार में किसके पास गुजरता था, तो रखमाबाई यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद है आनंद के कक्षा अध्यापक कौन थे, तो मंत्री मास्टर उनका नाम था, या मंत्री मास्टर उनसे कहते थे, यहाँ पे आंसर रहेगा आपका मंत्री मास्टर। मोहनजोदड़ो यानी कि मोहनजोदड़ो की खोज कब और किसने की, तो सन 1922 में राखलदास बैनर्जी ने की थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, आनंद यादव और उसकी माँ किसके पास गए थे, तो दत्ताजी राव के पास गए थे। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो मोहनजोदड़ो नगर जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। इसके बाद यशोधर बाबू अपने बटुए में हमेशा कितने रुपए रखा करते थे, 100 से 150 रुपये वो हमेशा ही रखे रहते थे। इसके बाद है किसनदा ने यशोधर बाबू को कितने रुपए उधार दिए थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 50 रुपये है ना। किसनदा ने 50 रुपये यशोधर बाबू को जो है उधार दिए हुए थे। इसके बाद है घर की खुदाई में दाढ़ी वाली मूर्ति का नाम क्या था, तो याजक नरेश, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याजक नरेश। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस धातु का, लोहे का ज्ञान नहीं था उन्हें। इसके बाद है यशोधर बाबू के कितने बच्चे थे, तो भाई उनके 4 बच्चे थे, याद रखेंगे। इसके बाद यशोधर बाबू का कौन सा बेटा जो है स्कॉलरशिप लेकर के अमेरिका चला गया, तीसरा बेटा जो था उनका वो स्कॉलरशिप लेकर के अमेरिका चला गया। मंत्री मास्टर लेखक को क्या कहकर पुकारते थे, तो आनंदा, मैंने बताया था ना अभी, आनंद जो थे उनको आनंदा कहकर के उनके शिक्षक पुकारते थे। इसके बाद है आनंद यादव के पिता का नाम क्या था, तो रतनाप्पा है ना, इसीलिए इनका नाम क्या है पूरा, आनंद रतन है ना। इसके बाद है आपका यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा किस स्कूल से पास की थी, तो रैमजे स्कूल अल्मोड़ा से, याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सही जोड़ी में कई बार बना है ये क्वेश्चन। किसनदा की शादी किससे हुई, तो उनकी शादी किसी से भी नहीं हुई थी। देखिए ये क्वेश्चन नया बनाया गया है बच्चों को थोड़ा जो है कंफ्यूज करने के लिए तरीके से। एक अगला क्वेश्चन है, चंद्रदत्त तिवारी यशोधर के कौन लगते थे, तो भांजे लगते थे, याद रखेंगे भांजे, चंद्रदत्त तिवारी जो थे यशोधर के भांजे लगते थे। सिल्वर वेडिंग का अर्थ क्या है, तो शादी की 25वीं वर्ष को सिल्वर वेडिंग यहाँ पे अर्थ यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद है जूझ का अर्थ क्या है, तो संघर्ष है ना, जूझ का अर्थ दिया। मोहनजोदड़ो में कितने कुएं थे, 700 कुएं थे, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे लगा लेंगे बिल्कुल से हाईलाइट करके। मोहनजोदड़ो नगर कितने वर्ष पुराना है, 5000 वर्ष पुराना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यशोधर बाबू के कितने बच्चे थे, ये रिपीट हो गया, 4 बच्चे। यहाँ से आगे हमारे 2-2 नंबर के क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि आपके एग्जाम में आने ही आने। देखिए हमने ऑब्जेक्टिव सभी कंप्लीट कर लिए, अब हम देते हैं 2-2 नंबर के प्रश्न। ये आपके सिलेबस पर आधारित हैं और ये पद्यखंड के रहेंगे, कुछ उसमें गद्य के हैं, सारे के सारे है ना। भक्ति काल की प्रमुख काव्य धाराओं के नाम लिखिए। देखिए तो यहाँ पे भक्ति काल को 2 प्रमुख काव्य धाराओं बांटा गया है, सगुण एवं निर्गुण है ना। और इनके 2 कवियों के नाम आपको पता होना चाहिए। सगुण को यहाँ पे 2 में बांटा गया है, राम मार्गी और कृष्ण मार्गी, और निर्गुण को भी 2 में बांटा गया है, कौन सी, प्रेम मार्गी और ज्ञान मार्गी। देखिए ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कैसे आता है कि प्रेम मार्गी शाखा के कवि खालिस्तान है, तो कौन है, जायसी हैं, याद रखिएगा, मलिक मोहम्मद जायसी हो गए, रहीम हो गए है ना। राम मार्गी शाखा के कवि कौन है, तुलसीदास हैं है ना, अग्रदास हैं, याद रखेंगे भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृष्ण मार्गी शाखा सूरदास मीराबाई है ना, ज्ञान मार्गी के कबीर हैं मेनली है ना, तो बिल्कुल से याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट। छायावाद की 2 विशेषताएं लिखिए। देखिए अब क्वेश्चन कैसा आता है कि छायावाद की 2 विशेषताएं, उसके 2 स्तंभ कवियों के साथ लिखिए है ना। तो कवियों के नाम आपको याद होना चाहिए। छायावादी कवियों के नाम क्या है, प्रसाद पंत निराला वर्मा, यानी कि प्रसाद जयशंकर प्रसाद है ना, मैं नाम बोल देता हूँ, आप लोग याद रख लेना, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा है ना, सुमित्रानंदन पंत और त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा, यही तो बता दिए है ना। और ये रही विशेषताएं। इस काव्य में जो है प्रेम और सौंदर्य का चित्रण किया गया है
और इस काव्य में वेदना करुणा की धारा प्रवाहित हुई है ना, प्रकृति का मानवीकरण हुआ है ना, क्योंकि प्रकृति के कवि कहे जाते हैं सुमित्रानंद, वो इसी के हैं, तो याद रखेंगे। भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखी, 2 नंबर में क्वेश्चन आता है भाई ना। परिभाषा देखेंगे, भ्रमवश जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लिया जाता है तो वहाँ भ्रांतिमान, नाम में ही छुपा है परिभाषा भाई, भ्रमवश है ना। तो समझी तुम्हें घनश्याम हरि नाच उठे बन मोर, है ना, मतलब यहाँ पे ये रहेगा है ना, मतलब जब समझ दूसरे को दूसरा कुछ समझ करके कुछ क्रिया कर बैठे है ना, तो ये रहेगा। समझ के जब घनश्याम को हरि है ना, हरि को घनश्याम समझ करके नाच उठे बन मोर, तो यही रहेगा। इसके बाद है विरोधाभास अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखी। परिभाषा क्या रहेगी भाई, जहाँ किसी पदार्थ गुण या क्रिया में वास्तविक विरोध ना होने पर भी विरोध का वर्णन हो, मतलब वहाँ पे वास्तविक विरोध तो नहीं किया जा रहा लेकिन फिर भी विरोध का अनुभव आभास हो, है ना, विरोध का वर्णन हो, तो वहाँ पे क्या होता है, विरोधाभास। तो या अनुरागी चित्त की गति नहीं समझी कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हुए, यही आपका उदाहरण रहेगा, याद रखिएगा। इसके बाद है 2 नंबर में क्वेश्चन आता है शब्द शक्ति की परिभाषा एवं प्रकार लिखिए। तो भाई शब्द शक्ति के प्रकार भी आपको याद रखना है, तो ये मेन प्रकार होते हैं। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है शब्द शक्ति खालिस्तान प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की होती है ना, तो याद रखेंगे ये रहेंगे। शब्द शक्ति, शब्द एवं अर्थ से मिलकर ही काव्य की रचना करती है ना, इस संबंध को जिस शक्ति द्वारा ज्ञात करते हैं उसे ही शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्ति के 3 प्रकार ये दिए गए हैं आपको। इसके बाद है माधुर्य गुण, है ना, माधुर्य गुण की परिभाषा उदाहरण शायद 2 नंबर में क्वेश्चन आता है ना। ओज को भी कर लेंगे, है ना, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण, ओज गुण। परिभाषा क्या रहेगी, जिस काव्य को सुनने से मन पुलकित हो जाता तथा कानों में मधुरता का आवास उसे ही माधुर्य गुण की संज्ञा दी जाती है ना, इस तरीके से। इसके बाद नाटक एकांकी में कोई 2 अंतर लिखिए भाई, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये रहेगा आपका आंसर। नाटक एकांकी, नाटक में कई अंक होते हैं, एकांकी में 1 अंक होता है, तो ऑप्शन में भी आ सकता है। एकांकी में कितने अंक होते हैं, तो 1 अंक होता है, याद रखेंगे। सही जोड़ी में भी बन जाता है। नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है, इसमें कम होती है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, कहानी और उपन्यास में कोई 2 अंतर लिखिए। 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, बिल्कुल बोर्ड तक के लिए लिख करके रख लो ये क्वेश्चन। कहानी और उपन्यास में अंतर, कहानी एक तरफ उपन्यास, कहानी लघु आकार की होती है, उपन्यास जो है दीर्घ आकार का होता है। कहानी में मानव की किसी एक प्रभावशाली घटना का वर्णन होता है, उपन्यास में मानव जीवन के बृहद स्वरूप को वर्णन होता है, मतलब उपन्यास बड़ा होता है। इसके बाद है राष्ट्रभाषा की कोई 2 विशेषताएं लिखी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, दोनों विशेषताएं दी गई हैं ना। इसके बाद राजभाषा की 2 विशेषता, ये तो आता है, एक दूसरे के अथवा में आते हैं ये क्वेश्चन, है ना। यह सरकारी कामकाज की भाषा है, तो ऑब्जेक्टिव में क्या बनता है, सही जोड़ी में सरकारी कामकाज की भाषा कौन सी है, राजभाषा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा, है ना। और क्षेत्रीय भाषा ही राजभाषा होती है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, यशोधर बाबू के व्यक्तित्व की कोई 2 विशेषता लिखिए। 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा, देख लेते हैं यहाँ पे। यशोधर बाबू एक परंपरावादी व्यक्ति हैं। यशोधर बाबू सरल साधे सीधे रिश्ते नातों वाली शांत सुरक्षित जिंदगी जीना चाहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, छायावाद एवं रहस्यवाद में कोई 2 अंतर लिखिए भाई। 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, छायावाद रहस्यवाद। तो इसमें हम अपनी ही आत्मा के दर्शन करते हैं, इसमें हम ईश्वरीय आत्मा के दर्शन करते हैं, मतलब ईश्वर की बात करें हम तो रहस्य की ओर बढ़ते जाते हैं ना, तो और अपनी बात करें तो हमें छाया अपनी दिखाई देती है। तो इसी तरीके से याद रखिए थोड़ा, तो इसमें हम अपनी बात करते हैं, इसमें ईश्वरीय आभा के दर्शन करते हैं। इसमें कल्पना एवं भावना की प्रधानता है, इसमें चिंतन ज्ञान व बुद्धित्व की प्रधानता है। इसके बाद है प्रयोगवादी व प्रगतिवादी काव्य में 2 अंतर लिखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये आपका आंसर दिया गया है। इसमें जीवन के प्रति अति यथार्थवादी दृष्टिकोण का प्राधान्य है, इसमें जीवन के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण है। काव्य में नवीन बिंब योजना एवं नए छंदों का प्रयोग है। काव्य में साधारण बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, संगरूपक अलंकार भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जब किसी पद में उपमान का उपमेय में अंगों सहित आरोप किया जाता है तब वहाँ संगरूपक होता है। विरोधाभास हो गया, संगरूपक हो गया, ये तो आपको करके ही रखना है ना, तो बिल्कुल ये उदाहरण इसका रहेगा, है ना, पूरा दिया गया है। इसके बाद है सवैया छंद, सवैया दिया गया है। देखिए सवैया एक वर्णिक छंद है, एक तरफ अगर दे दिया गया आपको जोड़ी में सवैया और नीचे कहीं लिखा है भाई वर्णिक, तो उसकी जोड़ी सवैया से मिलाएंगे, यानी कि सवैया क्या है, वर्णिक छंद है। हर तरीके से क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या है, सवैया छंद में कितने चरण होते हैं, तो 4 चरण होते हैं, याद रखिएगा। इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 22 मात्राएं होती हैं, याद रखेंगे, है ना। 26 तक वर्ण होते हैं ना, 22 से 26 तक, है ना। ये रहेगा उसका उदाहरण, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हो जाहि निरंतर अध्यापय जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावें। इस तरीके से इसे पढ़ते हुए पूरा कंप्लीट कर लेंगे। हास्य रस की परिभाषा देखिए, सभी रसों की परिभाषा मैं कंप्लीट कराया हुआ हूँ कि किस तरीके से याद रखना है ना। तो सहृदय के हृदय में स्थित रति, है ना, जब श्रृंगार की लिखें तो यहाँ पे हास्य की जगह रति कर देना है, और हास्य की लिख रहे हैं तो यहाँ पे केवल
यहाँ पे आपको केवल स्थायी भाव का नाम चेंज करना है, सभी के स्थायी भाव याद कर लेना, ये उदाहरण रहेगा उसका, है ना। समझ ही गए होंगे जो विद्यार्थी हमसे वीडियो देखते रहते हैं, जुड़े हुए हैं। रुबाई किसे कहते हैं, है ना। रुबाई एक छंद लेखन शैली है ना। रुबाई उर्दू और फारसी का एक छंद या लेखन शैली है। इसकी पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में तुक होती है। इससे ऑब्जेक्टिव बनता है जरूर से, आंगन में ठनक रहा है जिदियाया, बालक तो हुई चांद पे ललचाया, है ना। इस तरीके से इसे कंप्लीट करते हुए लिख देंगे। इसके बाद तकनीकी शब्द क्या होते हैं, उदाहरण शायद लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तकनीकी शब्द वे शब्द हैं, उदाहरण में भी इसका आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में इसका बनता है। वे शब्द हैं जो किसी निर्मित अथवा खोजी हुई वस्तु अथवा विचारों को व्यक्त करते हैं। ये शब्द किसी ज्ञान विज्ञान के विशेष क्षेत्र में एक विशिष्ट तथा निश्चित अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है ना। उदाहरण क्या रहेगा, कोशिका रेखा चित्र, है ना, ये इसके तकनीकी शब्द के उदाहरण रहेंगे। इसके बाद निपात की परिभाषा, उदाहरण। निपात इतना ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर बन गया है ना ये एग्जामिनर के लिए, वो बार बार देते हैं, इसे बार बार दे रहे हैं भाई। तो याद रखिए निपात क्या होती हैं, वे शब्द जो वाक्य में किसी शब्द के बाद बल देने के लिए लगाए जाते हैं, है ना। कि मुझे ही कपड़े धोने पड़ेंगे, मतलब मैं ही बाजार जाऊँ क्या, तो इस तरीके से, है ना। ही तक मात्र भर भी तो, है ना, ये जो है निपात शब्द कहलाते हैं। मुझे ही कपड़े धोने होंगे, इस तरीके से वाक्य आ गया। इसमें पूछेगी निपात शब्द कौन सा है, तो ही, है ना, जिस पर जोर लगाया जा रहा है ना। तुमने अपने आने की खबर तक नहीं दी, है ना, तो ये तक रहेगा। इसके बाद आपका रहेगा शब्द युग्म किसे कहते हैं, दो पर्यायों के मेल से या विपरीतार्थकों के मेल या दो सार्थक निरर्थक शब्दों के मेल से भी नए शब्दों का निर्माण होता है। ऐसे मतलब दो शब्द जब मिल रहे हैं, है ना, दो अलग अलग शब्द भी मिल रहे हैं या दो सेम शब्द मिल रहे हैं, सार्थक निरर्थक शब्द मिल रहे हैं, उनसे एक नए युग्मक शब्द का निर्माण होता है, शब्द युग्म कहलाती है, ये रहेगा। इसके बाद है अर्थ या भाव की दृष्टि से वाक्यों के प्रकार। तो वाक्य के अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, 8। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनता है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार होते हैं, और रचना की दृष्टि से कितने होते हैं भाई, 3 होते हैं। अर्थ में क्या आ रहा है, तो आ कैसे लगते हैं, 8 ऐसे लगते हैं ना, तो ये 8 याद रखिएगा। अर्थ की दृष्टि से 8 होते हैं, रचना फिर तो पता ही है कि रचना की दृष्टि से 3 होते हैं, याद रखेंगे। इसके बाद संदेह अलंकार की परिभाषा, उदाहरण शायद। तो जब किसी पद में समानता के कारण उपमेय में उपमान का संदेह उत्पन्न हो जाता है ना, वहाँ संदेह अलंकार होता है। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी या स्वयं वीरता का अवतार, अब पता ही नहीं भाई कौन थी, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, संदेह हो रहा है ना। इसके बाद है ओज गुण की परिभाषा, देखिए माधुर्य देख ही चुके हैं। ओज है जहाँ काव्य रचना में पढ़कर मन में जोश उत्पन्न हो, है ना, कि वीर रस की बात की जा रही है एक तरीके से, है ना। बुंदेले हर बोलों की मुहावनी सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद है बिंब से आप क्या समझते हैं, परिभाषा दीजिए, ये रहेगा आपका आंसर। बिंब एक तरीके से शब्द चित्र माना जाता है, हिंदी में शब्द चित्र, है ना, जो कल्पना द्वारा इंद्रिय मतलब हमारी इंद्रियों अनुभवों के आधार पर निर्मित होती हैं, है ना, ये आंसर है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार भी परिभाषा दी गई है। इसके बाद लोकोक्ति और मुहावरे में कोई दो अंतर लिखिए। 2 नंबर में क्वेश्चन आता है भाई, लोकोक्ति वाक्य के रूप में प्रयोग हो सकती है, मुहावरा स्वतंत्र रूप में प्रयुक्त नहीं हो सकता। लोकोक्ति लिए तदनुरूप संदर्भ की आवश्यकता होती है, और दोनों का एक एक उदाहरण लिख करके एक एक अंतर और बढ़ा देंगे। इसके बाद पथिक जल्दी जल्दी क्यों चलता है, आंसर रहेगा आपका, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कवि ने प्रातःकालीन वातावरण की तुलना नीले शंख से क्यों की है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लीजिएगा भाई, है ना। मतलब प्रातःकालीन वातावरण की तुलना किससे की है, नीले शंख से या खरगोश की आंखों से भी, ऐसा कई लोग उत्तर बताते हैं भाई। माधुर्य गुण की परिभाषा दी गई है आपके सामने, है ना। उदाहरण दिया गया, यही आता है इस मन में छोड़ धन धाम जाकर, है ना, पढ़ लेंगे इसे। इसके बाद है मतलब माधुर्य कौन है, जिसे पढ़ करके मन को शांति मिले, अच्छा अनुभव हो। बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है, तो बाजार का जादू चढ़ने पर मनुष्य बाजार को आकर्षक वस्तुएं देखकर जिन वस्तुओं की जरूरत नहीं है उन्हें भी खरीदता है ना। ढोलक की आवाज़ पूरे गांव पर क्या क्या असर होता है, तो ढोलक की आवाज़ का पूरे गांव पर क्या असर होता है, पूरा आंसर दिया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका दिया गया, निर्देशानुसार परिवर्तन कीजिए कोई दो, है ना। इस तरीके से क्वेश्चन आता है, 100% आता ही आता है। आज्ञावाचक वाक्य बनाना है, इसका प्रश्नवाचक, इसका विस्मय सूचक, संयुक्त वाक्य और निषेधात्मक। तो भाई राधिका मुझे पानी पीना है, आज्ञावाचक, राधिका मुझे पानी लाओ, है ना, मेरे लिए पानी लाओ, इस तरीके से बनानी है ना, मतलब हम राधिका को ऑर्डर दे रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं। इसके बाद मोहन कुशाग्र बुद्धि है, प्रश्नवाचक बनाना, क्या मोहन कुशाग्र बुद्धि है, इस तरीके से, है ना। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना है जो आप वो अगर बना रहे हैं प्रश्नवाचक। इसके बाद है 15 वर्ष बीत गए, ओ 15 वर्ष बीत गए, इस तरीके से हमें ना आश्चर्य सूचक बनाना है। पुलिस के आते ही चोर भाग गए, एक संयुक्त वाक्य बनाना है, पुलिस आई और चोर भाग गए, मेरा पुत्र बुद्धिमान नहीं है ना, ये निषेधात्मक हो गया। इसके बाद आते हैं आपके लिए शुद्ध रूप में लिखना है भैया ने, मैंने अनेकों स्थान देखे हैं, वह भाग्यवान स्त्री है, मैंने अनेक स्थान देखे हैं, अनेकों लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, शुद्ध करना है ना इनका, तो ये हो जाएगा अनेक, है ना। इसके बाद वह भाग्यवान स्त्री है, तो वह भाग्यवान का क्या हो जाएगा, वह भाग्यवती, है ना, क्योंकि भाग्यवान स्त्री के लिए लगेगा।
इसके बाद आपका थर्ड क्या है, महादेवी वर्मा विद्वान महिला, तो विद्वान नहीं लगेगा, विदुषी लगेगा, क्योंकि यहाँ पे महिला है। तो महादेवी वर्मा क्या है, एक विदुषी हैं, महादेवी वर्मा विदुषी हैं। तो ये होते हैं कंप्लीट। चौथा है कृपया पत्र का उत्तर शीघ्र देने की कृपा करें, है ना। चौथे को देख लेते हैं नीचे, पत्र का उत्तर शीघ्र देने की कृपा करें, है ना। कृपया लगाने की ज़रूरत नहीं है अगर हम इसमें एक ऑर्डर ही दे रहे हैं। तो इसके बाद है इस ग्रंथ का निर्माण किसने किया, है ना, इसको हमें ठीक लगना है। तो इस ग्रंथ की रचना किसने की, निर्माण नहीं लिखेंगे, है ना, रचना, ग्रंथ की बात हो रही है, क्योंकि ये कोई मकान नहीं बनाया है। जनसंचार के 4 माध्यमों के नाम लिखिए, भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में लिखा मिलेगा। देखिए, तो समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, ये सारे क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन मीडिया के उदाहरण, है ना। प्रिंट मीडिया में क्या समाचार पत्र आता है, लेकिन हाँ आपको क्या याद रखना है, ये जनसंचार माध्यम के ही उदाहरण है, सारे के सारे याद रखिएगा, है ना। कई लोग जनसंचार माध्यम में क्या क्या लिख कर के आ जाते हैं, जाना कुछ भी लिख देते हैं। इंटरनेट पत्रकारिता क्या है, किस प्रकार होती है, तो पत्रकारिता क्या है ये ज़रूर याद रखेंगे, कर लीजिएगा, है ना। मैंने पहले क्वेश्चन डाल लिए थे, इनके आंसर नहीं बताए थे। पतंग के बारे में कवि क्या बताता है, तो पतंग दुनिया की सबसे हल्की चीज़ है, कवि कहता है, और रंग बिरंगी चीज़ है ना, जो कि बच्चों के सपने लिए हुए उड़ती है। देखिए, बादल राग कविता में कवि ने किन को विप्लव, बादलों का विप्लव, भक्तिकालीन काव्य की प्रमुख विशेषताएं लिखी है ना, इस तरीके से लिख देंगे, है ना। तो गुरु की महिमा है, नाम की महिमा है, और जो है राज्य आश्रित नहीं है, भाषा शैली है, प्रबंध एवं मुक्त काव्य की जो है ये उपयोग है, रस योजना है इसमें, रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं लिखी, तो राज्य आश्रित कवि हैं, है ना। श्रृंगार रस की प्रधानता रही है रीतिकाल में, वीर रस परक काव्य कला पक्ष की प्रधानता रही है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, आचार्यत्व की प्रधानता, मुक्तक काव्य की रचना इसमें रही है। इसके बाद सोठा छंद है भाई अपना, तो इसकी परिभाषा क्या रहेगी, यह एक मात्रक छंद है। सोठा क्या है, मात्रक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं भाई, देख सकते हैं 1 2 3 4, है ना, कोमा लगा है यहाँ पे तक, 1 चरण होता है। इसके बाद ये दूसरा चरण होता है ना, बंधु गुरुपद कंज कृपा सिंधु न रूप हरि महाम महामुहूर्तम पुंजा सुबचन रवि कर्ण कर रम, है ना। आपने पढ़ा होगा, रामायण पढ़ते हैं तो उससे पहले हम सोठा पढ़ते हैं, है ना। ये रहेंगे आपके जासु बचन रवि कर्ण कर, इस तरीके से। उसके बाद है आपका व्यतिरेक अलंकार की परिभाषा, है ना, सांग रूपक के बाद तो भाई व्यतिरेक दिया गया, ये रहेगा आपका व्यतिरेक। जब छोटे को बड़े से श्रेष्ठ बताया जाता है तो उसका कारण भी दिया जाता है ना। उपमेय को उपमान की अपेक्षा बढ़ाकर बताया जाता है, तब वहाँ कौन सा व्यतिरेक होता है, तो आपका ये ऑब्जेक्टिव में भी बन सकता है। इसके बाद वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित पूछी गई भाई, तो आपका ये परिभाषा दी गई है, उदाहरण दिया गया है, साथ ही द्रोण देवेंद्र भी आकर खड़े, खेल क्षत्रिय बालकों का यह व्यू वेदन कर लड़े। यहाँ पे आप झांसी की रानी वाला जो उदाहरण है वो भी लिख सकते हैं। मैंने परिभाषा बता ही दी, कैसे याद करें। लुट्टन का बचपन कैसा था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, लुट्टन पहलवान, है ना, ये रहेगा, है ना। लुट्टन पहलवान का बचपन सुखमय नहीं था, 9 वर्ष की अल्पायु में उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी, इस तरीके से लिख देंगे, है ना। ये क्वेश्चन आपको अभी नहीं करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, ये भी छोड़ देंगे, कहानी के तत्वों के नाम लिखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इसको जरूर से कर लीजिए। कहानी के 7 तत्व यहाँ पे दिए गए हैं, कथा वस्तु जो जो होते हैं सब कुछ दिया गया है ना। इसके बाद है कहानी के प्रमुख तत्व क्या है ना, यहाँ पे भाई एकांकी थे, सॉरी यहाँ एकांकी। इसके बाद कहानी, ये कहानी के रहेंगे। इसके बाद छोटे चौकाने खेत को कागज का पन्ना कहने में क्या अर्थ नहीं थे। वीर गाथा काल की 2 विशेषताएं लिखी है ना, तो ये रहेंगी यहाँ पे, वीर है तो वीरता की प्रधानता, वीर रस की प्रधानता है ना। श्रृंगार रस की भी कविताएं रही हैं। नई कविता की 2 विशेषताएं लिखी, तो दोनों विशेषताओं के साथ दिया गया है पूरा आंसर। इसके बाद है जीवनी और आत्मकथा में 2 अंतर लिखिए भाई, तो जीवनी एक तरफ है, एक तरफ आत्मकथा। तो जीवनी दूसरों की लिखता है कोई, तो आत्मकथा अपनी स्वयं की लिखता है ना लेखक, और इसमें तटस्थ रहता है लेखक, इसमें नहीं रहता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, है ना। आगे आपका रहेगा इंपॉर्टेंट जो है लेखक परिचय, 3 नंबर में लेखक परिचय पूछा जाता है आपका। महादेवी वर्मा, जयनंद कुमार दोनों का कर लीजिएगा, मैंने 3 बताए हैं, इनमें से मैं प्रेफर करूंगा कि आप इन दोनों का बिल्कुल से कर ही लें, है ना, यही आपको देखने को मिलेंगे, है ना। ये होते हैं हमारे कंप्लीट, इनका आंसर भले ही यहाँ पर नहीं है लेकिन आपको जरूर से कंप्लीट कर लेना है, देखिए, है ना। इसके बाद मैं बताऊँगा आपको, देखिए गद्य खंड की कौन सी आपको जो है व्याख्या कर लेनी है, भक्तन वाले चैप्टर से ये जरूर से कर लीजिएगा, है ना। इसके बाद सेवक धर्म वाले का बाजार जादू, है ना, बाजार वाले चैप्टर से, बाजार दर्शन से ये हमारी व्याख्या दी गई है, जो कि आपके यहाँ पे देख सकते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या है, जो कि 4 नंबर में आती हैं भाई। मैं जगजीवन का, देखिए आपके काव्यखंड की हैं, गद्यखंड की हमने देख ली, मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी तार लिए फिरता हूँ, ये रहेगा। मैं निजरोधन में, ये वाली कर लेना भाई, जरूर से इंपॉर्टेंट है, आएगी, है ना। इसके बाद बात सीधी दी पर, इन्हें कर लेना, है ना, आंसर यहाँ पर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ये रहेंगे आपके कवि परिचय, इन्हें कर लीजिएगा कंप्लीट, ये सारा कुछ कर लेंगे, है ना, ये कर ही लेना है, मतलब हरिवंश राय बच्चन जी का और कुंवर नारायण का, इन दोनों का जरूर से कर लेंगे। मैं इसके बाद आ जाते हैं हम आपठित बोध में भाई, क्या 3 नंबर का क्वेश्चन आता है इसमें। देखिए एक आपठित गद्यांश, एक पद्यांश दे दिया जाता है ना, उसमें क्या है दे देते हैं आप गद्यांश, इस तरीके का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आता है पूरा, इसके आपको 3 क्वेश्चन देते हैं इस तरीके से, देखिए 3-4 क्वेश्चन,
है ना। इसका आपको एक शीर्षक लिखना होता है, सारांश क्वेश्चन है ना, इसमें से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसका समानार्थी है, इसका विलोम है ना, तो ये क्वेश्चन आपको कर लेना है ना। और देखिए एक पत्र लेखन कौन सा करना है आपको भाई, तो पत्र लेखन में मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट बता दूं तो अपने मित्र को हायर सेकेंडरी परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्पन्न पास होने के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए बधाई पत्र ये कर लेंगे, है ना। ये भी कर लेंगे वाद विवाद वाला जो पत्र। इसके बाद ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोहल्ले की सफाई के लिए जो है अपने नगर निगम अधिकारी को जो पत्र लिखना है। इसके बाद पिताजी को छात्रावास से प्रशिक्षा की अच्छी संतोषजनक जानकारी देते हुए पत्र लिखिए, है ना, ये कर लेंगे। और आपको क्या करना है, निबंध में जल ही जीवन है वाला कर लेना है, यहाँ पे नहीं है वैसे लेकिन कर लेंगे। वृक्ष धरा के दूषण है, प्रदूषण पर निबंध कर लेंगे, जल जीवन पे कर लेंगे, है ना, स्वच्छ भारत अभियान पे। और यही सारा कुछ आपको कर लेना है। तो बहुत कुछ बता चुका हूँ वीडियो में, ये सारा यदि आप कर लेते हैं, है ना, तो बहुत अच्छे अंक आप लाएंगे, इसी में से पूरा पेपर आपका आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इंस्टाग्राम पे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। गुड नाइट।